गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आज जैसे कि हमने अभी परसों जो लाइव सेशन किया था उसमें हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करने की बात की थी और कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि मैम पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसके लिए क्या करें, और मैंने उनको बोला था कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को कवर करूँगी। तो मुझसे जो लोग जुड़ रहे हैं उन सबसे मैं कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए, क्योंकि जो टिप्स आज आपको बताई जाएगी वो आपको नोट डाउन करना है। ओके, कोशिश करें कि आप सारे लोग वो कॉपी और पेन लेकर बैठें। आज का सेशन जो है वो हम शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अभी कोविड का माहौल है, बहुत हर तरफ कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, एक जो रिक्वेस्ट मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, आप सबसे करना चाहूँगी कि ऑक्सीजन की कमी आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो अपने घर में एक नेबुलाइजेशन मशीन ज़रूर से ला के रख लें, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी हमारे हाथ में है हम वो कर सकें, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। तो मैं आप सबको अपना सेशन आज का जो भी हमारा सेशन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अपने घर में एक नेबुलाइजेशन मशीन ज़रूर ला के रख लें, क्योंकि अभी के वक्त में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो हमें बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें कैसे भी करके मरीज़ की जान तो बचानी है। तो उसके लिए हमें कुछ तो करना होगा, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ और कई बार मेरे हाथ बंधे रह जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन से हम मेडिसिन तो बता सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिसिन्स आप बहुत बार ख़रीद लेते हैं, लेकिन बहुत बार आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए सेशन शुरू होने से पहले मैं आप सब से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप सब अपने घर में एक नेबुलाइजेशन मशीन भाप लेने वाली मशीन नहीं होती है, ये प्लीज़ ध्यान रखें। भाप लेने वाली जो मशीन होती है, यानी इनहेलेशन लेने वाली जो मशीन होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट मशीन, एंड नेबुलाइजेशन मशीन इज़ अ डिफरेंट मशीन। तो प्लीज़ आप मेरी इस बात को इग्नोर नहीं करें। और अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है तो अगर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रही है तो आज का एक टिप मेरा याद रखें कि उसको प्रोन पोजीशन में लिटाएं और उसको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं। अगर आप सब भी करें तो बहुत अच्छा होगा। ओके, चलें आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आज आपने पेपर और पेन दोनों ले लिया होगा और आप रेडी होंगे, क्योंकि आगे जब हम टिप्स आपको बताएंगे आज की, तो कुछ चीज़ें आपको शायद नोट डाउन करने के लिए होंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको टॉपिक पता है? कोई मुझे बताएगा कि, क्योंकि पिछला मेरा सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहा और मुझे भी बहुत मज़ा आया करने में। आई होप कि आप सब जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था उन सबको बहुत मज़ा आया होगा। तो आप में से ही बताइए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आप में से कोई रिस्पॉन्ड करेगा? एग नहीं बनते हैं सर या मैम, आप जो भी हैं, आप प्लीज़ पहले आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है, क्या मुझे कोई बताएगा प्लीज़? अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो आप बताएं कि आज किस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग जो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप प्लीज़ इस सेशन के एंड में ये क्वेश्चंस मुझसे पूछिएगा। पहले हम आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। चले, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो मैं खुद बता देती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि पीरियड्स में जो पेन होता है वो क्यों होता है। पीरियोडिक पेन इन पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल पेन, यानी कि जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, कि डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड का जो पेन होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम जो बात करेंगे और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो इसी टॉपिक पे करेंगे।
तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आज जो नेचुरल टिप्स के बारे में मैं बताऊँगी वो सब आपको नोट डाउन करना होगा, तो इट्स बेटर कि आप एक पेन और कॉपी लेकर रख लें। और मैं चाहूँगी कि आज का सेशन भी बहुत इंटरेक्टिव हो और हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे करने में और आप सबको भी एंजॉय आप सब भी करें इस सेशन से। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्मेनोरिया क्या है। व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया? कैन कोई बता सकता है कि ये डिस्मेनोरिया किसे कहते हैं? व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया? अंजलि शंकर प्रसाद जी जुड़ रही हैं, इरफान जी जुड़ रहे हैं मुझसे, कई सारे लोग जुड़ रहे हैं। कोई बता सकता है? हेलो हेलो अंजलि जी, हाय। आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्मेनोरिया? डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है? डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? क्योंकि आज का सेशन भी मैं बहुत इंटरेक्टिव रखना चाहती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ बताइए व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया। यस, तो बताइए अंजलि जी, आपने लिखा है यस, तो बताइए प्लीज़ व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया। ओके, अभी तक रिस्पांस नहीं आया है तो मैं ही बता देती हूँ। डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड। आपके पीरियड्स के दौरान जो आपको पेन होता है, जो आपको पीरियड्स से पहले ये किसी ने रिस्पॉन्ड किया, ये अंजलि जी ने रिस्पॉन्ड किया है, पीरियड्स में पेन होना। वेरी गुड अंजलि जी। अंजलि प्रसाद जी ने रिस्पॉन्ड किया है पीरियड्स में पेन होना। रिजिगवान ने आंसर किया है नो, नहीं पता। तो रिजगवान जी, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो डिस्मेनोरिया होता है इसका मतलब होता है कि पीरियड्स में पेन होना। जिन लोगों को पीरियड्स में पेन होता है उसे हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो एक डिस्मेनोरिया होता है कि हमें हल्का फुल्का पेन होता है, माइल्ड सा होता है और हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डिस्मेनोरिया मीन्स पीरियोडिक पेन, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया कितने तरीके का होता है, ये कोई बता सकता है आप में से? ये तो हम समझ गए कि डिस्मेनोरिया किसे बोलते हैं, यानी कि पीरियोडिक पेन को हमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पेन होता है, जब हमें पीरियड्स आते हैं उस टाइम जो हम पेन महसूस करते हैं उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। लेकिन ये कितने तरीके का होता है या कितने प्रकार का होता है, आप में से कोई बता सकता है? मुझसे अभी जुड़ रही हैं कोई भारद्वाज जी जुड़ रही हैं, सोनिशम जी जुड़ रही हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि डिस्मेनोरिया कितने तरीके का होता है? मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया इज देयर, यानी पीरियोडिक पेन कितने तरीके का होता है? आप में से कोई बता सकता है? डू यू हैव एनी आंसर गाइज? प्लीज़ आंसर, प्लीज़ बी इंटरेक्टिव, प्लीज़ आप लोग इंटरेक्टिव रहिए और मुझे भी एंजॉयमेंट मिलेगा आप लोगों से बात करते हुए। ओके, नो आंसर। सो गाइज, डिस्मेनोरिया दो तरीके का होता है। सबसे पहले मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? आई होप कि मेरी साउंड जो है आप तक प्रॉपरली आ रही है। एनीवन प्लीज़ रिप्लाई, मेरी साउंड क्लियरली आ रही है आप लोगों को? ओके, नो रिप्लाईज, आप बोर हो रहे हैं शायद। ओके, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो डिस्मेनोरिया मीन्स पीरियड्स में जो पेन होता है उसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, ठीक है? ओके अंजलि जी, थैंक यू, मेरी वॉइस ठीक आ रही है, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। ओके, सो ये सोनिशम जी ने भी रिस्पॉन्स किया है कि वॉइस ठीक आ रही है। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि डिस्मेनोरिया कितने तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया, यानी कि दो प्रकार का डिस्मेनोरिया होता है। एक डिस्मेनोरिया जो होता है वो प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, और दूसरा डिस्मेनोरिया जो होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ओके, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। यानी कि आपको जब पीरियड आने वाला है उसके 1 या 2 दिन पहले से आपको थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट होता है, और पीरियड जब शुरू होता है तो आपका पेन 1 आध दिन में सबसाइड कर जाता है। तो एक माइल्ड सा पेन होता है जो कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को ज़्यादा हैम्पर नहीं करता, यानी कि आपकी डेली रूटीन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। पीरियड के 1-2 दिन पहले से शुरू हो सकता है और पीरियड होने के बाद 1 या 2 दिन में वो ख़त्म हो जाता है। और ये पेन आपको शुरू से होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको बाद में जाके शुरू हो। यानी कि आपको जब पीरियड शुरू हुए उसके बाद से ही आपको ये पेन शुरू हो जाता है, यानी आपके पीरियड शुरू होने की जब एज हुई तो आपको
ये पीरियड्स, ये इस तरीके का पेन आपको शुरू हो जाता है। तो इसकी खासियत क्या है कि ये पीरियड के शुरू होने के 1-2 दिन पहले शुरू होता है, और पीरियड जब शुरू हो जाता है तो उसके 1-2 दिन के अंदर ये फिर सबसाइड कर जाता है, यानी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। और ये जनरली आपको माइल्ड होगा, और आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ यानी डेली रूटीन जो आपकी होती है उसको हैम्पर नहीं करेगा, यानी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आपको जनरली इसके लिए डॉक्टर के मशवरे की, यानी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पेन माइल्ड होता है, जनरली माइल्ड होता है। तो इसको कहते हैं हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो गाइस, कोई बता सकता है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्यों होता है? क्या रीज़न है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी कि ये जो पेनफुल पीरियड है जिसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोल रहे हैं, वो क्यों होता है? किसी को इसके बारे में पता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्यों होता है? प्लीज़ बी इंटरेक्टिव। कोई इसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके जो भी पता है आप इसके बारे में बताएं ताकि मैं उसके आगे डिस्कस करूं। शिवम प्रजापति जी ने यस आंसर किया है, तो आपके यस का मतलब मैं शिवम जी क्या समझूं? आप आंसर कर रहे हैं प्लीज़। व्हाट मीन्स, क्या वजह होती है प्राइमरी डिस्मेनोरिया की, क्यों होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, क्यों होता है? किसी को पता है? डू यू नो एनीबडी, anyone of you, can you answer? Okay, let me answer. सो दोस्तों, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ये आप समझ गए कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया, इसको हम नॉर्मल की कैटेगरी में डालते हैं। इसको एबनॉर्मल नहीं बोला जाएगा, इसको नॉर्मल की कैटेगरी में डालते हैं। इसका रीज़न बताने से पहले पहले मैं रीज़न बता देती हूँ। देखो, प्राइमरी डिस्मेनोरिया जनरली किसी ने आंसर किया है, सोनिशम जी ने आंसर किया है कि एग रिलीजिंग टाइम। नहीं, सॉरी सोनिशम जी, ये एग रिलीजिंग टाइम की वजह से नहीं होता है। मे बी इन्होंने गेस लगाया है कि एग रिलीजिंग टाइम की वजह से होता है। आपने गेस लगाया, बहुत अच्छा, आई लाइक इट। आपने एटलीस्ट कोशिश की और किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट ये एग रिलीजिंग टाइम से रिलेटेड नहीं होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्यों होता है। देखिए, जब आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि आपका पीरियड होने वाला होता है, तो आपने पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को एंडोमेट्रियम क्या होती है। चले आप में से कोई रिस्पॉन्ड करे पहले कि व्हाट इज एंडोमेट्रियम। ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। अंजलि प्रसाद जी, ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, व्हाट इज एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम क्या होती है मैंने पूछा, आपने रिस्पॉन्ड किया ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। थोड़ा सा एक्यूरेट आप बताइए, एंडोमेट्रियम क्या होती है? एंडोमेट्रियम, दोस्त गाइस, मैंने पिछली बार आपको बताया था एंडोमेट्रियम। प्लीज रिस्पॉन्ड, एंडोमेट्रियम क्या होती है? व्हाट इज एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम क्या होती है? ओके, एंडोमेट्रियम मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से समझाया था कि यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। यूट्रस जो होता है, यानी बच्चेदानी जो होती है, वो 3 लेयर से बनी होती है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो सेरोसा होती है, बीच में मस्कुलर लेयर होती है, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वापस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो यूट्रस के सबसे अंदर की, मैम यूट्रस की लेयर्स। ओके, अंजलि जी ने आंसर किया है यूट्रस की लेयर्स, बट यूट्रस की सबसे अंदर की जो लेयर होती है, यानी 3rd लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो महीना आपका शुरू होता है, यानी पीरियड आपका जब शुरू होता है, तो वही एंडोमेट्रियम हर महीने शेड होती है, यानी निकलती है आपके पीरियड के फॉर्म में। ओके, आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे जब आपका पीरियड हो गया, उसके बाद फिर आपका जब नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, तो वो एंडोमेट्रियम थिक होने लगती है। नेक्स्ट पीरियड से पहले वो एंडोमेट्रियम थिक होने लगती है, और उससे कुछ एक केमिकल जो होता है रिलीज होता है। जब ये एंडोमेट्रियम अपने पीक पे होती है, यानी कि थिकेस्ट होती है, तो उससे केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
ध्यान से सुनिएगा कि जब महीना आने वाला होता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो अंदर की लाइनिंग है, ये थिकेस्ट होती है। इसकी जो मेजरमेंट है कह सकते हो, वो एकदम थिक हो जाती है, क्योंकि उसको शेड होना है अब पीरियड के फॉर्म में, अब उसको निकलना है, तो वो थिकेस्ट होती है। तो इसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, वो एक केमिकल होता है, वो काफ़ी मात्रा में बनता है और रिलीज होता है। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पेन के लिए। जिन लोगों में पेन होता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, ये यूट्रस की मसल्स को और ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पेन होता है। सो दिस इज़ क्वाइट अ नॉर्मल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिनको हल्के फुल्के अगर मतलब माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, माइल्ड पेन हो रहा है, दैट इज़ प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जैसे मैंने बोला कि शुरू से हो रहा है और वो आपके डे टू डे एक्टिविटी को हैम्पर नहीं कर रहा है, तो आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो that may be due to your prostaglandin, that is a natural process, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन आपका रिलीज हो रहा है। और आप ध्यान देंगे तो ये जो पेन होता है आपका, ये जो पीरियड से पहले स्टार्ट होता है और पीरियड आने के बाद 1-2 दिन में ये सबसाइड कर जाता है। क्यों सबसाइड कर जाता है? क्योंकि यही एंडोमेट्रियम जो होती है, ये आपके पीरियड के फॉर्म में जब निकलती है तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन जो है अपने आप कम हो जाता है, यानी कि वो पीरियड के फॉर्म में शेड हो जाती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी कम हो जाता है, तो आपका पीरियड का पेन भी कम हो जाता है। तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया का ये फीचर होता है और ये इसलिए होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताती चलूँ, जिन लोगों को प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, मैं अभी सिर्फ प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात कर रही हूँ। जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं ध्यान दें, मैं अभी सिर्फ प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात कर रही हूँ। अभी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यानी सेकेंडरी पीरियड पेन पे नहीं आई हूँ मैं। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जिन लोगों को होता है, उनमें बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, कई सारे लोगों को थोड़ा कम हो जाता है, या फिर बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे और अभी मैं बता भी देती हूँ, या फिर आपकी जब डिलीवरी होती है, और ख़ास करके जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, नॉर्मल डिलीवरी होती है और टर्म डिलीवरी होती है। टर्म से मतलब बच्चा अपने टाइम से पैदा होता है। हम टर्म डिलीवरी कब बोलते हैं? जब डिलीवरी 37 वीक्स से 40 वीक्स के बीच में होती है, तो उसको नॉर्मल टर्म डिलीवरी मतलब उसको टर्म डिलीवरी बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल टर्म डिलीवरी होती है, तो उस केस में ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया के फीचर्स हैं, वो काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि उनके डॉक्टर्स उनको बोलते हैं या उनके बड़े बोलते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के बाद, और ख़ास करके ये पहली प्रेगनेंसी के बाद, ये इसके चांसेस होते हैं कि आपको कम हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो, लेकिन प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जनरली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। इस वजह से आपकी ये जो पेन है आपके बड़े होने पे या फिर आपकी प्रेगनेंसी के बाद कम होने के चांसेस होते हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपकी टर्म डिलीवरी हुई है। टर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्रेगनेंसी अगर 37 से 40 वीक्स के बीच में अगर बेबी डिलीवर होता है, तो उसको टर्म डिलीवरी बोलते हैं। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो पहले बच्चे के बाद इसके कम होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो अभी मैंने बताया, जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, वो थोड़ा कम सिक्रेट होता है उसके बाद। और दूसरी चीज़ कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो जो बच्चेदानी का रास्ता है वो आप अगर देखोगे तो वहाँ पे टाँके लगते हैं पहले डिलीवरी में। जिनके नॉर्मल डिलीवरी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जो लोग जानते हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि जब पहली डिलीवरी होती है तो नीचे की तरफ टाँके लगते हैं। बच्चा यानी कि फाड़ते हुए निकलता है, वो एरिया को फाड़ते हुए निकलता है, तो वहाँ पे टाँके लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, नर्व एंडिंग्स भी जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उस वजह से भी जो आपका पेन का सेंसेशन है वो आपको कम महसूस होता है। तो इस वजह से आपका जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी पीरियोडिक पेन जो होता है, वो आगे चल के कम महसूस होता है। तो जिनको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, अक्सर उसको पेन जो है कम महसूस होता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद। वो रीज़न ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को पूछना चाहिए कि सिजेरियन के बाद क्या इसके चांसेस होते हैं होने के या नहीं होते।
देखिए रिसर्चर्स जो हैं वो ये कहती हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है, टर्म है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कम होने के। सिजेरियन में भी कम होने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन होते हैं। अच्छा, ये हमने बात की दोस्तों की प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसको बोलते हैं। एनी वन ऑफ यू कोई बताएगा कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसे बोलते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में मैंने बता दिया कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, ठीक है। आपको ये जो पीरियोडिक पेन आता है ये माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। तो दैट इज़ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसे बोलते हैं। एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, जो लोग मुझे जुड़ रहे हैं, गुड आफ्टरनून। आप में से कोई बताएगा व्हाट इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसे बोलते हैं। एनी वन ऑफ यू। अनमोल वारी जी जुड़ रहे हैं, मोहब्बत, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आप में से कोई बताएगा कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हम किसे बोलते हैं। एनी वन प्लीज। लेट पीरियड पेन, वेरी गुड ट्राई। देखिए मैं दाद दूंगी। सोमिश, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं कर पा रही आपका नाम। सोमिशिज्म जी जो हैं ये काफ़ी ये कोशिश कर रही हैं आंसर करने की। लेट पीरियड पेन, और आई एम रियली हैप्पी कि आप काफ़ी इंटरेक्टिव हैं और आप काफ़ी रिस्पॉन्स दे रही हैं। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ उसको। देखिए सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है कि आपको पहले पीरियड में पेन नहीं होता था, ठीक है। एक चीज़ कि पीरियड आपके जब होते तो पहले पीरियड में पेन नहीं होता था, अब पीरियड में पेन हो रहा है, एक तो ये चीज़। और दूसरा कि पीरियड स्टार्ट होने के बहुत दिन पहले से आपको, मैंने 8-10 दिन पहले से आपको पेन शुरू हो गया, और वो पीरियड के दौरान भी रहा, और पीरियड ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी दिन तक पेन रहा। तो दैट इज़ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। कि वो आपको जब पीरियड स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम आपको पीरियड में कोई पेन नहीं था, कुछ साल तक आपको कोई पेन नहीं था, लेकिन अब आपको पीरियड में पेन हो रहा है। और ये जो पेन है आपको पीरियड स्टार्ट होने से कई दिन पहले से शुरू हो जा रहा है, काफ़ी सिवियर भी हो सकता है ये पेन। पीरियड के दौरान पूरा पीरियड, जैसा अगर आपको 5 दिन पीरियड होता है तो पूरा 5 दिन पीरियड के दौरान वो आपका बना हुआ है, और पीरियड ख़त्म होने के बाद भी आपको पेन हो रहा है। सो दैट इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वे डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम कॉज, मतलब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं आपके सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के। आई होप कि ये दोनों डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया, व्हाट इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो अगेन मैं एक क्विक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप रिप्लाई करें, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। आपको क्या ये समझ में आ गया है, ये डिफरेंस समझ में आ गया है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। और ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया आपको कभी भी स्टार्ट हो सकता है। नो रिप्लाई, तो क्या मैं समझूं कि आपको समझ में नहीं आया है। एनीवन? ओके गाइस, सो नो रिप्लाई। यस मैम, दैट्स गुड। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया तो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के, यानी कि सेकेंडरी जो पीरियड में पेन होता है, जो बाद में पीरियड में पेन होता है, और ये जो इतना ख़राब पीरियड में पेन होता है, वो क्यों होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं उन पीरियड के उन पेन्स के रीजंस क्या हो सकते हैं। ओके, ये अनमोल वारी जी ने रिस्पॉन्स किया है। यस मैम, वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू अनमोल जी, थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से इंटरेक्टिव रहिए ताकि मैं भी अपने माइंड में क्लियर रहूं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है। अंजलि प्रसाद जी ने भी रिस्पॉन्ड किया है कि ओके मैम।
हाँ, तो इसी तरीके से आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने में सक्षम हूँ, वरना मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ओके, नाउ अब ये हम सोचते हैं या इस बारे में बात करते हैं। चलिए, अब बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ये आयशा, ये आयश शब्बीर, उन्होंने भी कहा है ओके। इरफान जी ने भी कहा है यस मैम, सबको समझ में आ रहा है। चलिए, दैट्स रियली वेरी नाइस। यानी कि थोड़ा सा तो मैं, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब ये जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, यानी कि ये जो पीरियड में पेन अब आपको होता है जो कि पहले नहीं होता था, यानी पहले कुछ साल आपको पीरियड में पेन नहीं हुआ बट अब होता है, और अब ये जो पेन होता है ये बहुत ख़राब पेन होता है। तो उसकी क्या क्या रीजन हो सकते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि देखिए, पहले वाला जो पेन था प्राइमरी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन ये जो अब पेन हो रहा है, यानी जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रही है, उसके लिए आपको डेफिनेटली सोचना है और अपने डॉक्टर को दिखाना है। कुछ भी आगे बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कह रही हूँ कि अपने डॉक्टर को दिखाना है अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है तो, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। ये नहीं कि डॉक्टर शब्दम ने आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज बता दी तो आपने घर में कर लिया और आपको उससे रिलीफ मिल गया और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मैं नेचुरल रेमेडीज बता रही हूँ कि चलिए घर में आप कुछ वक्त के लिए आपको आराम मिल जाए। ओके, ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया वाले भी कर सकते हैं, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वाले भी कर सकते हैं, बट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वालों को मैं स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन लोगों को ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना है, बजाय इसके कि आप सिर्फ नेचुरल चीज़ों पे लेके रह गए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा भी सकती हैं कि आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, आप बस ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें लेके आप घर पे बैठे रह गए। तो किसी चीज़ को बढ़ने नहीं देना है। मेरा मकसद जो आप लोगों को बताना या आप लोगों, ये जो मैं सेशंस कर रही हूँ वो ये है कि किसी भी चीज़ को बढ़ने नहीं देना है, उसको बढ़ने से पहले रोकना है। तो मेरी ये जो टीचिंग है या मेरा ये जो सेशंस है, वो सब हर टीचिंग में मैं यही कहती हूँ कि किसी चीज़ को बढ़ने नहीं देना है। तो अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का फीचर हो रहा है तो आपको इसको बढ़ने नहीं देना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ज़रूर दिखाना है डॉक्टर को। सिर्फ घर पे बैठ के नेचुरल रेमेडीज़ को ट्राई नहीं करना है। आप बिल्कुल ट्राई करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द कॉजेज़, किस वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, मैं उस बारे में बात करूंगी कि सबसे कॉमन रीज़न मुझे जो देखने में मिलता है उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगी, उसके बाद मैं बात करूंगी बाकी चीज़ों के बारे में। देखो, जो सबसे कॉमन मुझे अपनी ओपीडी में मिलता है वो है PID। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना PID? और अगर सुना है तो इसका फुल फॉर्म बताइए प्लीज़ क्विकली। मुझे अपनी ओपीडी में बहुत कॉमनली PID मिलता है। PID पेशेंट्स बहुत कॉमनली मिलते हैं जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के शिकार होते हैं। आप में से जिन लोगों ने PID के बारे में सुना है तो प्लीज़ बताइए मुझे, व्हाट इज़ PID, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ूंगी। प्लीज़ रिस्पॉन्ड क्विकली, कम ऑन गाइस, बी इंटरेक्टिव। PID कितने लोगों ने सुना? PID जो कि अभी बहुत कॉमन है और बहुत कॉमनली लड़कियों में मिल रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। चलें, कुछ गेस मैं आपको दे देती हूँ। दैट इज़ एन इन्फेक्शन। That is an infection of your genital tract, of your reproductive tract. Anybody? Full form of PID? Anyone? Aisha ji, Irfan ji, Anjali ji, anyone? What is the full form of PID? No, I'm not talking about PCOD, ma'am. I am talking about PID. Oh, very good. आयशा जी ने ये हैं आयुष, अब मैं थोड़ा सा इनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, भारद्वाज जी मैं बोलती हूँ उनको। इन्होंने बहुत सही रिस्पॉन्ड किया, इसको बहुत सही आंसर दिया। PID, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। वेरी नाइस एंड थैंक यू भारद्वाज जी, इन्होंने बहुत सही आंसर किया। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज
PID इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सो दोस्तों, ये बहुत कॉमनली मुझे अपने क्लिनिक में मिल रहा है, अपनी OPD में मिल रहा है। तो आप सबको कहूँगी कि प्लीज़ बी कॉशियस। ये इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अभी कॉमनली मिल रहा है और बहुत कॉमनली मिल रहा है। और आपने जिन्होंने सोनिज्म जी ने सोनिशम, मैं आपको थोड़ा सा, आई एम सॉरी जिनका नाम मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आपने रिस्पॉन्ड किया है PCOD, तो मैं आपको थोड़ा बताती चलूँ कि PCOD पेशेंट्स में मैं अपनी OPD की बात करूं तो मुझे बहुत कॉमनली, यानी आप कह सकते हो कि 50 to 60% PCOD पेशेंट्स में मुझे PID मिलता है। और बहुत बार ऐसे पेशेंट्स की डायग्नोसिस PID की नहीं बन पाती, और जब हम चेक करते हैं तो उनको PID मिलता है। तो दैट इज़ वेरी कॉमन। ओके, सो PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। PID क्या होता है दोस्तों? आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये, जो जनरली अगर आप कहो तो ये सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ में या सेक्सुअली एक्टिव गर्ल्स में मिलता है, और ये एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में हो सकता है। और ये इन्फेक्शन आपके वजाना से होते हुए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ट्रैवल करता है। और ये इन्फेक्शन अगर आपके ऊपर अंदर तक चला जाए तो ये आपके ट्यूब्स को ब्लॉक भी कर सकता है। इसको हल्के में नहीं लेना है। PID इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। और ये आपके पीरियड्स में बहुत बार ये लेडीज़ जो है पीरियोडिक पेन, मतलब आप डिस्मेनोरिया या पीरियोडिक पेन, जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोल रही हूँ मैं, वो लेके प्रेजेंट करती हूँ। और उनको बहुत बार हम जब चेक करते हैं तो पता चलता है उनको PID है। और जब इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है तो फिर उनको रिलीफ मिलता है और अगले बाकी पीरियड्स उनके नॉर्मल आते हैं। PID के बारे में अगर से आपके साथ साथ आपके पार्टनर्स और आपके हस्बैंड भी जुड़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि PID के केस में हम हर अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बताते हैं कि अभी तो अभी हम आपको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अगर इन केस आप रिटर्न आती हैं हमारे पास, अभी आप ट्रीट हो जाती हैं और रिटर्न होके आप सेम प्रॉब्लम के लिए आती हैं, तो आपके पार्टनर को भी साथ में ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिजीज़ या ये बीमारी या ये इन्फेक्शन एक दूसरे से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ये एक दूसरे से होता रहता है, आपसे आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर से आपको होगा। तो PID के लिए इतना हल्के में नहीं लेना है उनको, और ख़ास करके वो लोग जो कि प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। मैं ये कहूँ, साथ में मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि कुछ एक पेशेंट्स ऐसे रहे हैं, कुछ एक PCOD पेशेंट्स ऐसे रहे हैं, मेरे PCOS पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको PCOS की वजह से इनफर्टिलिटी, हमें लगा कि PCOS की वजह से इनफर्टिलिटी मतलब हुई, बट एक्चुअली 2-3 पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको PID था। और उस केस में होता यह है कि मेल पार्टनर जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते। फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम बहुत इजीली हमें शेयर करती हैं, और मेल पार्टनर जो है वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, मतलब आप कह सकते हो 5 to 10% केसेस में ऐसा हुआ है कि हमने फीमेल को ट्रीट किया और प्रेगनेंसी नहीं हुई। PCOD पेशेंट PID करके प्रेजेंट किया, उसने उनका पूरा PID का ट्रीटमेंट हुआ, बट स्टिल प्रेगनेंसी नहीं हुई। फिर बाद में पेशेंट ने आके हमसे अलग से बोला कि उसके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम है, और जब हमने हस्बैंड और वाइफ दोनों को ट्रीट किया, नेक्स्ट मंथ वो प्रेग्नेंट हो गए। तो इसे हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। और अगर आपके हस्बैंड भी साथ में जुड़ रहे हैं तो वो भी ध्यान दें कि PID की वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है, और PID की वजह से अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे तो आपके ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन आपके ऊपर तक चला गया तो आपके ट्यूब्स तक फैल गया तो आपके ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। PID इज़ अ वेरी कॉमन इन्फेक्शन, और ये बहुत कॉमनली मिलता है। ये आपके पीरियड को डिस्टर्ब कर सकता है, ये आपके पीरियड के बीच में स्पॉटिंग वगैरह भी कर सकता है। बहुत बार, पिछली बार हमने इरेगुलर पीरियड्स को कवर किया था, तो उसमें शायद मैं ये बताना भूल गई थी। तो PID भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है आपके पीरियड को डिस्टर्ब करने का, यानी कि हो सकता है आपको पीरियड नहीं आए, या फिर आपको बीच बीच में स्पॉटिंग हो पीरियड्स के बीच में। तो पेन के अलावा आपको इस फॉर्म में भी PID प्रेजेंट कर सकता है। आपको हो सकता है नीचे की तरफ हैवीनेस हो, या फिर हो सकता है कि आप हस्बैंड से मिलती हो तो उस टाइम आपको दिक्कत होती हो। तो ये सारे प्रेजेंटेशन PID के हो सकते हैं। तो PID को प्लीज़ सीरियसली लीजिए, क्योंकि मैं अपने OPD में PID पेशेंट्स को बहुत सीरियसली लेती हूँ, और अपने हर पेशेंट से, और ख़ास करके अपने हर इनफर्टिलिटी एंड PCOD पेशेंट्स को बहुत सीरियसली PID के लिए इन्वेस्टिगेट करती हूँ, और बहुत सीरियसली PID के लिए उनको चेक करती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको सीरियसली लीजिए। ओके, सो दोस्तों, जो एक बहुत कॉमन चीज़ थी दैट वाज PID।
उसके बाद एक दूसरी बात जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी, और मैं चाहूँगी कि इस बार आप लोग उसको आंसर करें, दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस, जो एक सेकेंड कॉमन रीज़न है आपके इन्फेक्शन का, सॉरी, आपके पेन का, दैट इज़ पीरियोडिक पेन, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का, दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। नाउ क्विकली, व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? जिन लोगों ने मेरा पिछला सेशन अभी परसों किया था हमने, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एंडोमेट्रियोसिस को एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज़ क्विकली आप बताइए कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है। Quickly, please, quickly, any one of you, please. What is endometriosis? Endometriosis is also one of the very common reason for your periodic pain. Period के पेन के लिए, या secondary dysmenorrhea के लिए, या severe dysmenorrhea के लिए, या फिर infertility के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, पीरियड डिस्टर्बेंस के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो प्लीज़ क्विकली बताइए, जल्दी बताइए मुझे प्लीज़, कौन बताएगा? व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? कम ऑन, बी इंटरेक्टिव, बताएं प्लीज़ व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि आगे हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, अभी नेचुरल ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। किसी लेकोलोचिया किसी ने ज्वाइन किया है, हेलो, या प्लीज़ एनी वन ऑफ यू प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस इज़ वेरी कॉमन रीज़न फॉर योर periodic pain, for your secondary dysmenorrhea. Sometimes it is also found in primary dysmenorrhea. अगर शुरू में आपको पेन हल्का होता रहा है और वो पेन बाद में जाके ज़्यादा, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में एक चीज़ ये मैं ऐड करना भूल गई कि जिन लोगों को शुरू में हल्का पेन होता रहा है और बाद में जाके वो पेन ज़्यादा हो रहा है, तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम, यू शुड बी कॉशियस। कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया वाले लोग जिनको पहले हल्के पेन होते थे और अब ज़्यादा पेन हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराना है आपको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सो व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? प्लीज़ एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस इनर लेयर है जिसमें ब्लीडिंग होती है। अंजलि प्रसाद जी ने आंसर किया है कि एंडोमेट्रियोसिस इनर लेयर है जिसमें ब्लीडिंग होती है। कुछ तो एक पार्ट तो इन्होंने सही बताया, एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस किसे कहते हैं। एनी वन ऑफ यू, एंडोमेट्रियोसिस किसे कहते हैं? एंडोमेट्रियम तो अभी ये क्लियर हो गया है आप सबको कि यूट्रस की अंदर की लेयर है जिसमें ब्लीडिंग होती है और जो हर महीने शेड होती है। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? अगेन नो वन इज आंसरिंग, प्लीज बी इंटरेक्टिव, अभी हमें नेचुरल थेरेपी पे भी आना है प्लीज। ओके, एंडोमेट्रियोसिस चलिए मैं बता देती हूँ अगेन, आज मैं वापस से बता रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे पिछले सेशंस को ज़रूर देखें और इन चीज़ों को समझें, क्योंकि ख़ुद से चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मैं अपने हर पेशेंट को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। रीज़न यही होता है कि मेरा मानना है कि आप इतने पढ़े लिखे हो कि आपको हर चीज़ जानना ज़रूरी है। आप खुद जानोगे तो ट्रीटमेंट आपके लिए आसान होगा, ट्रीटमेंट लेना बहुत ईजी होगा। ये अंजलि जी ने लिखा है ये कंडीशन है, ये कंडीशन तो है बट क्या कंडीशन है ये आपको बताना पड़ेगा अंजलि जी। अनमोल जी ने लिखा है टिश्यू फाउंड इनर लेयर ऑफ यूट्रस। अनमोल जी आपने जो लिखा है वो यस, दिस एंडोमेट्रियम इज द टिश्यू फाउंड इनर लेयर ऑफ यूट्रस, वो सही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। एनीवन एल्स, कोई और रिस्पॉन्ड करेगा? एंडोमेट्रियोसिस, व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? पिछले सेशन में मैंने ये डिस्कस किया था बहुत डिटेल में एंडोमेट्रियोसिस। दिस इज़ वेरी कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, इसकी वजह से आपको पीरियड में सिवियर पेन हो सकता है, इसकी वजह से आपके पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? नो वन इज आंसरिंग प्रॉपरली, सो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। एंडोमेट्रियोसिस देखिए, एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लेयर होती है, ये हम सब क्लियर है, सारे लोग आंसर दे रहे हैं, उससे मुझे ये क्लियर है कि आप सबको ये पता है कि यूट्रस की जो इनर लेयर होती है दैट इज एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, जब ये यूट्रस के अलावा आपके
एब्डोमिनल कैविटी में कहीं और भी मिले, जैसे यूट्रस में तो है, उसके अलावा आपको कहीं और मिल रही है आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यानी कि आपके फेलोपियन ट्यूब में या आपकी ओवरी से चिपकी हुई या आपके एब्डोमिनल कैविटी में कहीं पे चिपकी हुई, आपके आंतों से चिपकी हुई यानी इंटेस्टाइन से चिपकी हुई, यानी कि ये एंडोमेट्रियम जब यूट्रस के अलावा यूट्रस के बाहर कहीं मिल रही है तो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। यानी कि जब आपका, उस केस में क्या होता है कि जब आपका पीरियड होता है तो पीरियड के टाइम आपके यूट्रस से तो ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन चूंकि ये लेयर आपके यूट्रस के बाहर और भी जगहों पे है तो उन सब से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपको पेन होता हो। बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस का पेन बहुत सीवियर होता है, और एंडोमेट्रियोसिस में अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, बहुत बार पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अंदर के आपके एब्डोमेन के ऑर्गन्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, आपके ट्यूब्स चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट में ऐसा हो, लेकिन कई बार एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट्स में अगर सीवियर हो जाए तो उसमें ऐसा होता है, टिश्यूज़ अंदर चिपक जाते हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ एंडोमेट्रोसिस को इतने हल्के में नहीं ले। एंडोमेट्रोसिस एक कॉज होता है आपकी इनफर्टिलिटी का, एक कॉज हो सकता है आपके सीवियर पीरियोडिक पेन का, एक कॉज हो सकता है आपके पीरियड डिस्टर्बेंस का। दिस टिश्यू इनर लेयर, ये अनमोल जी ने भी रिप्लाई किया था। ओके, सो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है, आपको पीआईडी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। ओके, सो उसके अलावा और क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस से ही रिलेटेड एक और वर्ड है, दैट इज एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस नाम सुना है किसी ने? एडिनोमायोसिस कोई जानता है व्हाट इज एडिनोमायोसिस? एडिनोमायोसिस आई होप कि इतना ज़्यादा किसी ने नहीं सुना होगा। उसमें भी आपको काफ़ी पेन हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। उसमें भी आपको पीरियड में काफ़ी पेन हो सकता है। अगेन यहाँ पे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम क्या है, आपकी यूट्रस की इनर लाइनिंग है, इनर मोस्ट लाइनिंग है, लेकिन ये लाइनिंग जब आपके मसल्स, मैंने आपको अभी क्या बताया कि यूट्रस की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है दैट इज सीरोसल लेयर, उसके बीच की लेयर मस्कुलर लेयर, एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम लेयर। तो ये जब एंडोमेट्रियम, ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है, ये एंडोमेट्रियल लेयर जब इन्वेट करती है आपके मस्कुलर लेयर में, यूट्रस के मस्कुलर लेयर में इन्वेट करती है और उसके अंदर आती है, तो फिर उसको कहते हैं एडिनोमायोसिस। यानी कि किसी एक जगह पे, यूट्रस के एक जगह पे आप अगर अल्ट्रासाउंड में कराओगे तो वहाँ पे गांठ जैसे दिखेगी। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो आपके मस्कुलर लेयर के अंदर इन्वेट करती है और उसमें पाई जाती है। तो अगेन अंदर के बजाय, मतलब वहाँ तो मिल रही है, उसके अलावा यूट्रस के अंदर ही मिल रही है, लेकिन अपनी जगह के अलावा वो मस्कुलर लेयर के अंदर भी चली जाती है। तो ब्लीडिंग जब होती है तो उस टाइम यहाँ पे इसकी वजह से भी पेन होता है। तो एडिनोमायोसिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीरियोडिक पेन। अगेन दिस कंडीशन इज नॉट नॉर्मल। और मैं अभी बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको इस तरह की सेकेंडरी डिस्मेनोरिया अगर आपको हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। सिर्फ आपको ये सोच के नहीं बैठना है कि डॉक्टर शबनम ने आपके कुछ नेचुरल तरीके बताए हैं, आपको उससे रिलीफ मिल रहा है तो आप घर बैठे, ऐसा बिल्कुल 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 नहीं है। तो मैं बार बार इस चीज़ को आपको बोल रही हूँ। ओके, सो उसके अलावा दोस्तों और क्या हो सकता है? उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है? एनी वन ऑफ यू, उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड में पेन हो? ओके, उसके अलावा एक पॉलिप हो सकता है। पॉलिप जानते हैं आप? पॉलिप कभी कभी आपके यूट्रस में कुछ ग्रोथ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि यूट्रस कोशिश करता है उस चीज़ को बाहर फेंकने के लिए। तो उसको बाहर फेंकने के लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, हालांकि उसको फेंक नहीं पाता है, लेकिन यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको फेंकने के लिए। तो इस कॉन्ट्रैक्शन वाली जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से आपको पेन होता है। तो ये पॉलिप की वजह से भी पेन हो सकता है, या फिर फाइब्रॉइड होता है कई बार, तो फाइब्रॉइड पॉलिप हो सकता है। तो फाइब्रॉइड की वजह से भी आपको कभी कभी पेन हो सकता है। ज़्यादातर फाइब्रॉइड में पेन नहीं होता है, लेकिन अगर फाइब्रॉइड पॉलिप है तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। ओके, उसके अलावा और किस कंडीशन में आपको पेन हो सकता है? एक क्रॉन्स डिजीज़ होती है।
क्रॉन्स डिजीज़ ये हमारी गायनी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी। क्रॉन्स डिजीज़, इसको इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्रॉन्स डिजीज़ भी कभी कभी मिमिक करती है आपके पीरियोडिक पेन, मतलब पीरियड्स में जो पेन हो सकते हैं होते हैं उससे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी इससे। तो इसके बारे में हम बहुत डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी गायनी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको पीरियोडिक पेन हो रहा है और मतलब आपको पीरियड्स के अलावा पेन हो रहा है या पीरियड्स में पेन हो रहा है, उसके साथ डायरिया है, वोमिटिंग है, ये सारी चीज़ें अगर एसोसिएटेड हैं तो और आपको वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो हो सकता है आपको क्रॉन्स डिजीज़ हो। तो आपको अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई ब्लड क्लॉट हो आपके यूट्रस के अंदर, जिसको अगेन मैंने अभी बताया कि अगर यूट्रस के अंदर कोई चीज़ होती है तो यूट्रस कोशिश करता है उसको बाहर फेंकने के लिए। तो जब बाहर फेंकने की कोशिश करता है तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो ये जो यूट्रस का मोशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है और जब डिलीवरी का टाइम होता है तो भी क्या होता है, लेबर पेन जो होता है वो कैसा होता है, लेबर पेन में भी क्या होता है, पेन आता है और जाता है, पेन आता है और जाता है। तो वो क्या होता है, बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है यूट्रस। तो बाहर निकालने के प्रोसेस में क्या करता है यूट्रस, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यानी कि बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जब यूट्रस के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो यूट्रस क्या करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उस प्रोसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगी, यानी कि वो उसे बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो उस बाहर फेंकने की कोशिश में, इस कोशिश में ये जो कोशिश होती है उसकी वजह से आपको पेन फील होता है। तो इसकी वजह से भी पेन फील हो सकता है कि आप मान लीजिए कि आपके पीरियड में क्लॉट्स आते हों और कोई क्लॉट अंदर अटका हुआ है, तो उसको बाहर निकालने की प्रोसेस में जब तक वो क्लॉट बाहर नहीं निकल जाता तब तक आपको ये पेन आता जाता रहेगा, अनलेस अनटिल कि आपका क्लॉट बाहर निकल जाए। तो यानी कि आपको अगर पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं तो अगर आपके अंदर क्लॉट रुका रह गया तो वो पेन होता रहेगा जब तक आता जाता रहेगा, जब तक कि आपके क्लॉट बाहर नहीं निकल जाते। जिन लोगों को अबॉर्शन होता है और जैसे किसी को मिसकैरेज होती है और उनको मिसकैरेज निकल गया फिर भी उनको पेन हो रहा है, तो पेन किलर खाने के बावजूद भी आपका पेन कम क्यों नहीं होता, क्योंकि यूट्रस जो है उसको जब तक उस क्लॉट को, जो भी क्लॉट है या पीस है वो अगर अंदर रुका हुआ है, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। जब तक वो बाहर फेंक नहीं लेगा वो रिलैक्स नहीं करेगा, तो वो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर वो रुका हुआ है। तो वो उस रुकी हुई चीज़ को वो बाहर फेंकने की कोशिश करता है, इस वजह से आपको पेन महसूस होता है। सो एक ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको पीरियड में पेन हो सकता है। ओके, तो हमने ये सारे चीज़ें डिस्कस कर ली। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरिन में इन्फेक्शन। देखिए, यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है लड़कियों में, लेडीज़ में, और ख़ास करके न्यूली मैरिड गर्ल्स में। मेरे पास जो न्यूली मैरिड कपल्स आते हैं, मैंने एक और सेशन में भी डिस्कस किया था कि एक न्यूली मैरिड गर्ल अगर मेरे पास आती है तो मेरे दिमाग में 3 डायग्नोसिस शुरू से बन जाती है कि इन 3 में से 99% केसेस में उन 3 में से एक डायग्नोसिस ही होती है। एक डायग्नोसिस पहले ही रूल आउट हो जाती है जब मैं उससे, क्योंकि पहले जब पेशेंट आता है तो उससे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ, तो उसका जब मैं पीरियड के बारे में पूछती हूँ तो उसी से एक डायग्नोसिस रूल आउट हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो उसके बाद 2 डायग्नोसिस बचती है, दैट इज़ यूरिन इन्फेक्शन, पीआईडी। और मैं अगर कहूँ कि 90 to 95% इन दोनों में से एक ना एक डायग्नोसिस ही होती है। तो यूरिन इन्फेक्शन, डू नॉट इग्नोर दिस, यूरिन इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन इन गर्ल्स, वेरी कॉमन इन लेडीज़। तो यूरिन इन्फेक्शन भी कई बार आपको पीरियड्स के आसपास पेन महसूस कराने में, आपको लगेगा कि आपको पीरियड्स में पेन होता है लेकिन वो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पेन हो सकता है। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो घर नहीं बैठना है, अपने आप को गायनेकोलॉजिस्ट से चेक कराना है। ओके, सो नाउ लेट्स, अब आप पेन और कॉपी निकालिए और कुछ नेचुरल रेमेडीज़ जो हम कर सकते हैं। देखिए, पीरियड
डिस्मेनोरिया के ट्रीटमेंट होते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, मैंने आपको बताया सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर है जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है। सो इसको इग्नोर नहीं करना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको इग्नोर नहीं करना है, घर बैठ के अपना ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना है। ओके, बट जिनको प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो रहा है, हल्का फुल्का पेन है, वो उस पेन को कैसे रिलीव कर सकते हैं, तो उनके लिए है, या फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वाले जो बहुत पेन किलर नहीं खाना चाहते हैं, वो कुछ नेचुरल तरीकों से अपने पेन को रिलीव करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुए हैं, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये सूट करेगा, कुछ लोगों को नहीं करेगा, बट ये नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, दवाई नहीं है। तो आप लोग ये ट्राई करके देख सकते हैं। जिनको जिनको पीरियड्स में पेन होता है वो ट्राई करके देख सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जिनको है वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और अपना प्रॉपर चेकअप ज़रूर कराएं। पेन किलर से बचने के लिए आप ये नेचुरल ट्रिक्स एंड टिप्स ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो अपने कॉपी और पेन्स को निकाल लीजिए और अब जो मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से लिखिए। सबसे पहला तो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आप ट्राई करते भी रहे होंगे, दैट इज़ हीटिंग पैड। हीटिंग पैड आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हॉट वाटर बैग आप अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि हॉट वाटर बैग या हीटिंग पैड डायरेक्टली अपने एब्डोमेन से अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि रैशेस या फिर आपके एब्डोमेन में लाइंस पड़ जाएं। तो बेटर है कि एक टॉवेल रखकर हीटिंग पैड या हॉट वाटर बैग को अपने एब्डोमेन से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत हॉट नहीं होना चाहिए कि आपकी स्किन जल जाए, इतना ध्यान रखना है आपको। हॉट वाटर बैग अप्लाई करना है, लेकिन उतना ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए कि आपके एब्डोमेन जल जाए, पहली चीज़। दूसरा आते हैं जिंजर टी। अच्छा, आप मुझे आंसर करें प्लीज़, व्हाट इज़ जिंजर? जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्विकली प्लीज़, जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीज़ क्विकली, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तभी मैं आगे बढ़ूंगी जब आप में से कोई रिस्पॉन्ड करेगा कि जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं। प्लीज़, जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगी। प्लीज़ रिस्पॉन्ड प्लीज़। नेहा जी जुड़ी हैं, बाका ठाकुर जी जुड़े हैं, बहुत सारी दीपिका जी जुड़ी हैं। जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं प्लीज़? नो वन इज़ रिस्पॉन्डिंग। जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई थिंक अदरक, शायद अदरक बोलते हैं मेरे ख्याल से। एम आई राइट? कम से कम करेक्ट तो कर दो यार। अदरक, राइट। आयशा जी ने रिस्पॉन्ड किया अदरक। सो जब जिन लोगों को पीरियड में पेन होता है वो क्या कर सकते हैं कि पीरियड शुरू होने से 1-2 दिन पहले से जिंजर टी लेना शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते, मतलब ये 1-2 दिन पहले से कम 2-3 दिन तक ले लगातार। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन लिया छोड़ दिया। अगर आपको 1-2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है पेन, तो आप जिंजर टी डेली लें, दिन में 2 बार ले सकते हैं। 3 दिन लगातार लें, और पीरियड जब शुरू होता है उसके बाद भी 1-2 दिन तक कंटिन्यू रखें। तो आप जिंजर टी ले सकते हैं। नहीं तो कुछ एक आध रिसर्च ऐसी हैं जो कि देखिए बहुत ज़्यादा इस रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ये रिसर्च कह सकते हैं, एक आध मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च नहीं हुई है। तो ये चीज़ें आप खुद से टेस्ट करके अपने ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसलिए आपको नुकसान नहीं करेंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो हो गया जिंजर टी। नहीं तो अब जिंजर टी के बजाय आप क्या कर सकते हैं, 1500 मिलीग्राम्स ऑफ जिंजर आप 3 डेज तक लगातार ले सकते हैं। यानी पीरियड शुरू होने के 2 दिन पहले ले लीजिए और पीरियड शुरू होने के 1 दिन बाद। तो 1500 मिलीग्राम्स मैं बोल रही हूँ, mg, मिलीग्राम्स ऑफ जिंजर पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले और पीरियड शुरू होने के 1 दिन बाद 3 डेज लगातार आप ले लीजिए। ओके, ले सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर आपको इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो आपको नहीं लेना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो आपको नहीं लेना है। जिन लोगों को अदरक सूट नहीं करती है वो लोग नहीं लेंगे। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं कि 3 दिन तक आपको ट्राई करना है। जिस दिन पीरियड शुरू होता है उसके 1-2 दिन पहले से आपको ट्राई करना है, और पीरियड शुरू होने के 1 दिन बाद तक ट्राई करना है। तो आप ये कोशिश करके देख सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलीफ मिलता है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो एक ये है जिंजर टी, या फिर 1500 मिलीग्राम जिंजर लगातार 3 दिन आप पीरियड शुरू होने के 2 दिन पहले और पीरियड
जब शुरू हो जाता है उसके एक दिन बाद तक आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, सिनेमम। अब जल्दी से बताएं प्लीज़, सिनेमम को क्या बोलते हैं, सिनेमम को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्विकली प्लीज़। मैम मुझे पीसीओडी और मेरा प्रॉब्लम हाई है, क्या कोई। देखिए अभी हम पीसीओएस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पीरियड की पेन के बारे में बात कर रहे हैं। पीसीओएस के बारे में जब हम बात करेंगे तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन मुझसे पीसीओएस के बारे में पूछिएगा, या फिर आप पीसीओएस का कंसल्टेशन ले सकती हैं। जब हम पीसीओएस के बारे में बात करेंगे तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम नेचुरल ट्रीटमेंट पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिनेमम की बात कर रही थी मैं, तो सिनेमम को हिंदी में क्या बोलते हैं, दालचीनी। वेरी गुड, ये नेहा जी ने आंसर किया दालचीनी। ओके, सो दालचीनी नोट डाउन कीजिए। अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, दालचीनी जो लोग जिन लोगों को उससे एलर्जी है या जो लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो वो इस नुस्खे को नहीं इस्तेमाल करेंगे। 1000 मिलीग्राम ऑफ दालचीनी अगेन फर्स्ट 3 डेज, यानी कि पीरियड के 2 दिन पहले और पीरियड के 1 दिन बाद, 3 दिन लगातार आपको लेना है। कितना, रफली 900 से 1000 मिलीग्राम, नॉट ग्राम्स, मिलीग्राम में बोल रही हूँ, मिलीग्राम, mg। सो दालचीनी यानी कि सिनेमम आप ले सकते हैं रफली 800 से 1000 मिलीग्राम के आसपास लगातार 3 दिन तक। ठीक है, ओके। सो सिनेमम के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें एक सिनेमल डिहाइड होता है। सिनेमल डिहाइड जो होता है वो एंटी स्पाज्मोटिक होता है, यानी कि आपका जो पीरियड का पेन जो होता है वो कैसा होता है, वो आता है जाता है वैसा वाला पेन होता है। जैसे लेबर पेन क्या होता है, लगातार नहीं बना होता है, वो आता है और जाता है, तो स्पाज्मोटिक पेन बोलते हैं इसको। तो ये जो सिनेमम में सिनेमल डिहाइड होता है, इसको बोलते हैं कि इसमें एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके पेन को रिलीज करती है, पेन को रिलीफ पहुंचाती है। और उसके अलावा सिनेमम में बहुत सारे फायदे होते हैं। सिनेमम में वैरायटी ऑफ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो सिनेमम आप ट्राई करके देख सकते हैं। और जो लोग इसके लिए एलर्जिक हैं या इतनी क्वांटिटी जिनको नुकसान पहुंचा रही है, तो वो लोग बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं एक मिनरल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैग्नीशियम। ओके, क्विकली मैग्नीशियम किस में मिल जाएगा हमें, क्विकली कौन कौन बताएगा कि मैग्नीशियम हमें खाने की किन किन चीज़ों में मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैग्नीशियम की बात करूँ तो किस में मिल जाएगा, बहुत इजीली एक फ्रूट अवेलेबल है मैग्नीशियम के लिए। हेलो पायक जी, बहुत देर से जुड़ी हैं आप, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल यू आर वेलकम। गंगा जी आपका भी वेलकम, आप भी काफ़ी देर से जुड़ी हैं। ओके, मैग्नीशियम का एक फ्रूट बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आप कैन यू प्लीज़ नेम दैट। डेली 3 दिन लगातार हम पीरियड के, जब पीरियड शुरू होता है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पीरियड शुरू होने के 2 दिन पहले और पीरियड शुरू होने के 1 दिन बाद, डेली उसको हम एक ले लें तो भी हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मैग्नीशियम उसमें बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन ठीक ठाक होता है। वो फ्रूट बहुत इजीली हर किसी को अवेलेबल हो जाएगा, आप जिस भी सिटी में हैं, इस किसी गांव में भी हैं तो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत इजीली वो फ्रूट अवेलेबल होता है जिसमें अच्छे खासे अनुपात में मैग्नीशियम मिलता है। कैन यू प्लीज़ नेम दैट फ्रूट, उस फ्रूट का नाम बताएंगी प्लीज़। दैट इज़ बनाना। आपका पीरियड शुरू होने से 2 दिन पहले और पीरियड के शुरू होने के 1 दिन बाद तक लगातार डेली एक बनाना आप खाइए, और बनाना आई होप कि ज़्यादातर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डेली एक बनाना 3 दिन लगातार आप खाइए हर महीने, जिनको पीरियोडिक पेन होता है तो, और उसका असर देखिए कि आपको उससे कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये नुस्खे आपको आजमाना है, आजमा के देखना है। बनाना के अलावा और किस में मैग्नीशियम मिल सकता है, एवोकेडो। एवोकेडो देखिए इंडिया में थोड़ा मुश्किल से मिलता है, बट दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस थिंग मैग्नीशियम। और एवोकेडो मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ अपने पीसीओडी पेशेंट्स को भी। पीसीओडी पेशेंट्स के लिए जो लोग यहाँ मुझसे क्वेश्चंस पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में पूछ रहे हैं, और मैं उनको अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी पीसीओडी या पीसीओएस के लिए स्पेशली बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं उनको बताती चलूँ कि मैं पीसीओडी में एवोकेडो ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको एवोकेडो मिलता है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर ले। एवोकेडो के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
तो एवोकेडो में मैग्नीशियम बहुत अच्छे अनुपात में मिलता है, और एवोकेडो पीसीओएस पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो जो लोग पीसीओएस से परेशान हैं वो प्लीज़ प्लीज़ एवोकेडो ज़रूर लें। तो मैग्नीशियम एवोकेडो में भी ज़रूर मिलता है, और जिन लोगों को एवोकेडो मिल सकता है तो वो कोशिश करें पीरियड के इन दिनों में डेली एक एवोकेडो 3 डेज़ तक लगातार खाने की कोशिश करें। अब जिन जगहों पे नहीं मिलता है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट जिन लोगों को मिल सकता है वो कोशिश करें कि पीरियड के ये जो 2 दिन पहले और 1 दिन बाद एवोकेडो, जो लोग दिल्ली में हैं आई होप कि उनको मिल जाएगा। कुछ मेरे पेशेंट्स ही बताते हैं कि शायद आईने की तरफ कहीं पे मिलता है एवोकेडो। तो पीरियड्स के ये जो 3 दिन हैं उन 3 दिनों में आप एक एक एवोकेडो खाने की कोशिश करें। ओके, उसके अलावा नट्स में मिलते हैं मैग्नीशियम, नट्स भी आप ये 3 दिन ले सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं और किससे हमें रिलीफ मिल सकता है। देखिए, इन्फ्लेमेशन होता है आपकी बॉडी में, जब आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है तो आपकी बॉडी, जैसे पीआईडी की बात करूं तो पीआईडी भी क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है इन्फेक्शन की वजह से। तो जो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें लेनी है। तो अभी के वक्त में बहुत तेज़ी से सारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ हल्दी। तो हल्दी दूध आप इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी इज़ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो आप सारे लोग जानते होंगे कि हल्दी जो है बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। तो आप डेली 3 दिन कोशिश करो कि सुबह शाम हल्दी दूध पियो, या फिर जैसे भी आपको हल्दी लेना है आप कोशिश करो कि ये 3 दिन आप हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो जब इन्फ्लेमेशन को ये सबसाइड करेगी तो आपको आसानी होगी। ओके, उसके अलावा जल्दी क्विकली स्ट्रेस रिलीज़ करो, और स्ट्रेस नहीं लेना है, और आपको एक्सरसाइजेस करनी है, एरोबिक्स करो, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो रहा है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी क्विकली स्विमिंग, जो लोग स्विमिंग करते हैं वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं, थोड़ा मसाज ले सकते हैं ऑयल से। उसके अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आप, बेहतर है कि आप खुद इस्तेमाल नहीं करो, बट अभी टाइम ख़त्म हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है। आई गेस कि हम नेक्स्ट सेशन में